हाय हेलो गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जीएसबीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के लेक्चर हम बात करने वाले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे पेनिस के बारे में, सीमन के बारे में एंड वी आर डिस्कस अबाउट द ऑनसेट ऑफ मेल प्यूबर्टी। जब आपकी बॉडी में मेल प्यूबर्टी आती है, आपको एडोलसेंस की एज आती है, उस समय आपकी बॉडी में केमिकल लेवल पर, हार्मोनल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है और ये आपके ब्रेन के किस पार्ट से, किस जगह से कंट्रोल होता है। राइट, सो लेट्स बिगिन टुडेस स्टार्ट नाउ वी आर टॉक अबाउट द सीमन। सीमन क्या होता है, हम इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सीमन क्या होता है, आपका एक स्टिकी, एक आपका चिपचिपा, एक आपका विसियस वाइट कलर का, आपका एल्कलाइन नेचर का एक पदार्थ होता है, एक आपका लिक्विड होता है इन सिंपल वर्ड, जो कि आपका पूरा मिक्सचर होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का, जो कि आपके कोपर्स ग्लैंड होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का, प्रोस्टेट ग्लैंड का और सेमिनल वेसिकल का। ये जो ग्लैंड होती है अपना अपना सीक्रेशन छोड़ती है, अपना अपना फ्लूइड छोड़ती है। ये सभी को मिक्स करके, सभी को मिला करके एक आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है, फाइनल आपका पदार्थ बनता है, जो कि आपका चिपचिपा होता है, स्लाइटली आपका वाइट कलर का होता है, स्लाइटली एल्कलाइन कलर, एल्कलाइन इन नेचर का होता है, मींस इसका पीएच 7.4 7.6 के आसपास इसका होता है, थोड़ा सा एल्कलाइन नेचर का होता है। अमाउंट की यदि बात की जाए तो 2.5 ml से आपका 5 ml, यानी कि आपका 2.5 ml से 5 ml तक इसका अमाउंट हो सकता है। राइट, इसके बीच इसका अमाउंट हो सकता है। जब आपका 1 ml आपका इजेकुलेट होता है, मीन्स आपका 1 ml जो आपका स्पर्म होता है, इसके अंदर आपके 50 से लेकर के कितने 50 से लेकर के 150 मिलियन इसमें स्पर्म होते हैं। कितने 50 से 150 मिलियन इसमें अप्रॉक्स आपके स्पर्म होते हैं। आफ्टर इजेकुलेट होने के बाद ये क्या होता है, 5 मिनट बाद, विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर ये क्या होता है, कोगुलेट हो जाता है। राइट, क्योंकि इसमें आपका कोगुलेटिन प्रोटीन होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कोगुलेट हो जाता है। और फिर ये क्या होता है, आफ्टर अबाउट इसको लगता है 15 से 20 मिनट में वापस से री लिक्विफाइड हो जाता है, वापस से लिक्विड में ट्रांसफर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोलाइटिक आपका एंजाइम होता है जो वापस से उसको लिक्विड कर देता है। लिक्विड करने के बाद ये क्या होता है, फर्दर ये इसमें जो आपके स्पर्म होते हैं इसमें मोटाइल हो सके, और मोटाइल होने के बाद ये आपका सेकेंडरी जो oocyte होता है, साइट ऑफ आपका फेलोपियन ट्यूब, वहां तक जाके इंसेमिनेट कर पाए। राइट, तो ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। अभी हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बुक के अकॉर्डिंग क्या होता है, अमाउंट ऑफ इजेकुलेशन, हमने देखा कि आपका जो सीमन क्या होता है, आपका एक बाइट आपका फ्लूइड होता है, जो कि मिक्सचर होता है आपका स्पर्म का, और आपकी जो अलग अलग ग्लैंड होती है, बल्बोयूरेथ्रल हो गया, कोपर्स ग्लैंड हो गया, और आपका प्रोस्टेट हो गया, और आपका सेमिनल वेसिकल, ये सभी का एक फ्लूइड का एक मिक्सचर होता है। वाइट आपका कलर होता है, वाइट कलर का होता है। अमाउंट ऑफ इजेकुलेशन, तब आपका इजेकुलेट होता है तो 2.5 ml से 5 ml तक इसका अमाउंट हो सकता है। नंबर ऑफ स्पर्म कितना होता है, 1 ml में होते हैं आपके 150 से लेके 50 से लेकर के कितना 150 मिलियन, कितने में आपके 1 ml में। राइट, उसके बाद इसका यदि इससे कम होते हैं, मान लो आपका 150 से यदि कम होता है, तो उस कंडीशन को, उस टर्म में हमारा जो मेल होता है उनमें क्या होती है, इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी मीन्स कि वो एक कैपेबल नहीं होता है, एक एबल नहीं होता है कि वो प्रेगनेंसी को कंसीव कर पाए, वो एक न्यू बेबी को जन्म दे पाए। क्यों? क्योंकि आपकी मेल में इनफर्टिलिटी होती है ना। तो हमको स्पर्म काउंट भी कराना चाहिए। कभी कभी हम यदि बच्चे नहीं होते तो क्या करते हैं, बाबा के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कि भाई, और जनरली गांव में क्या होता है, जो लेडीज होती है जनरली उनको ही हम बोलते हैं कि यार ये औरत मतलब बच्चा पैदा नहीं कर सकती है ना, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपका मेल में भी इनफर्टिलिटी होती है। क्यों? आपका जो स्पर्म है वो हेल्दी नहीं हो पाना, और आपके स्पर्म होते हैं वो मोटाइल नहीं कर पाते हैं। दूसरे रीजन आ सकते हैं कि आपका स्पर्म ही कम बन रहे हैं। अब स्पर्म तो हमने यहाँ पर देखा है कि आपका कितना स्पर्म बन रहे हैं, 50 से लेकर के 150 मिलियन, यू कैन सपोज दैट, कितना 50 से 150 मिलियन। पर इसमें से कुछ अमाउंट ही, सॉरी कुछ नंबर ही, कुछ नंबर ऑफ स्पर्म है वो आपके सेकेंडरी oocyte तक, आपकी जो फेलोपियन ट्यूब है वहां तक रीच कर पाते हैं। उसके पहले ये क्या करते हैं, आपके कुछ तो इजेकुलेट होने के बाद ही 24 आवर तक रिमेन रहते हैं आपके वेजाइना में, और वेजाइना में ये डेड हो जाते हैं, वहां तक आपके फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते। कुछ थोड़ा सा मूव कर पाते हैं, कुछ वेजाइना में डेड हो जाते हैं, और उसमें से कुछ बिल्कुल नॉमिनली आपके
पहुंच पाते हैं आपके सेकेंडरी साइड तक, मीन्स आपकी फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला तक, राइट। तो यदि आपका 20 मिलियन से कम होता है तो ये किसको इंडिकेट करता है? मेल आपका इनफर्टिलिटी को, इसका मेल इनफर्टिलिटी को, राइट। तो मेल इनफर्टिलिटी है, इसकी वजह से आपको बेबी कंसीव नहीं हो सकता है। इसका पीएच कितना होता है? 7.2 से 7.4, मीन 7 पॉइंट के अबव जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि ये किसमें आ जाएगा? आपका एल्कलाइन में, ड्यू टू प्रोस्टेटिक फ्लूइड। क्यों होता है इसका एल्कलाइन नेचर? क्योंकि प्रोस्टेट का जो फ्लूइड होता है वो भी इसी में सीक्रेट होता है, इसके लिए इसका जो नेचर होता है वो आपका कैसा होता है? एल्कलाइन नेचर का होता है, ओके। स्टिकी, और ये क्या होता है? स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, स्टिकी। स्टिकी क्यों होता है? क्योंकि सेमाइनल वेसाइकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का इसमें फ्लूइड भी मिक्स होता है। किसका? सेमाइनल वेसाइकल का और बल्बो यूरेथ्रल का। इसके लिए आप इसको देखेंगे तो आपका स्टिकी चिपचिपा होता है, राइट। आफ्टर एजेकुलेशन कोगुलेट विद इन द 5 मिनट। जैसे ही इसका एजेकुलेट होता है, एजेकुलेट मीन्स आपका पेनिस से आपकी यूरेथ्रा से जैसे ही बाहर आता है और इसका 5 मिनट के अंदर ये क्या होता है? आपका कोगुलेट हो जाता है। 5 मिनट के अंदर ये कोगुलेट हो जाता है। फिर क्या होता है? आफ्टर अबाउट 10 to 15 मिनट या 15 to 20 मिनट बाद क्या होता है? वापस से लिक्विड हो जाता है, वापस से रीलिक्विफाइड हो जाता है। यदि नहीं होता है तो फिर कितना होता है आपका? 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट में वापस से री लिक्विफाइड हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपका प्रोलाइटिक एंजाइम होता है। और ये कोगुलेट क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपका कोगुलेशन जो प्रोटीन होता है वो प्रेजेंट होता है, राइट। यदि वापस से लिक्विफाइड नहीं हो रहे 10 से 15 मिनट में तो फिर आपका जो स्पर्म है, स्पर्म क्या हो सकता है? पार्शियली इमोटाइल हो सकता है, पार्शियली मोटाइल हो सकता है, या फिर वो पूरी तरीके से हेल्दी और नरिश नहीं होगा तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, और मूवमेंट नहीं करेगा तो फैलोपियन ट्यूब तक आपकी सेकेंडरी साइड तक रीच नहीं करेगा, और रीच नहीं करेगा तो आपको प्रेगनेंसी इंसेमिनेशन और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी, राइट। तो ये होता है। अब कभी कभी क्या होता है? आपका जो स्पर्म है, स्पर्म के साथ साथ आपका ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, आपके सीमन के साथ साथ ब्लड का आना भी इजैकुलेट होना शुरू हो जाता है। उस टर्म को, इस कंडीशन को मेडिकल की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम? हीमोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं बेटा? हीमोस्पर्मिया। हीमोस्पर्मिया, हीम मतलब होता है आपका ब्लड, और स्पर्मिया मतलब आपके स्पर्म के साथ क्या होना? ब्लड का इजैकुलेट होना। इट इज नोन एज द हीमोस्पर्मिया। इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन। अब ये क्यों हो सकता है? आपकी इन्फ्लेमेशन हो गई हो ब्लड वेसल्स में, जो कि आपकी सेमाइनल वेसाइकल के आसपास की जो ब्लड वेसल्स है उनमें आपको इन्फ्लेमेशन हो गई हो, सूजन हो गई हो, तब आपको हो सकता है। यूजुअली आप इसे ट्रीट कर सकते हो एंटीबायोटिक वगैरह लेकर के, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट द सीमन। हमने सीमन के बारे में जाना। नाउ वी आर टॉक अबाउट द पेनिस। अभी हम पेनिस के बारे में जानते हैं, आपका पेनिस क्या होता है। सो लेट स्टार्ट। चलिए शुरू करते। पेनिस क्या होता है आपका? तो पेनिस आपका एक पासिस वे होता है ना, एक पास वे होता है। किसके लिए? आपका आपके यूरिन के लिए और आपके सीमन के लिए, राइट। इसके लिए एक पास वे होता है, एक मीडियम होता है आपके यूरिन के लिए, और आपके दूसरी चीज क्या आ जाती है? आपका सीमन को पास करने के लिए, राइट। और थर्ड हम देखते हैं इसका सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये क्या करता है? आपकी वेजाइना की जो कैविटी होती है उसमें इंट्रोड्यूस करता है, उसमें इंसर्ट होता है। तो इसका 3 रोल इसका मेन होता है। फर्स्ट, इसमें जो यूरेथ्रा होती है उससे यूरिन को पास करना, देन सीमन को पास करना। थर्ड इसका रोल आ जाता है आपका सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ आपका इंटरकोर्स होना आपको फीमेल की वेजाइना में, राइट। तो इसका एक अलग अलग एक आपका सिलेंड्रिकल एक पार्ट होता है, राइट। एक सिलेंड्रिकल आपका एक इसका शेप होता है, और इसमें आपके अलग अलग इसके रूट होते हैं। कुछ यहाँ पर नर्व सेल्स वगैरह की एंडिंग होती है, इसके अंदर कुछ आपकी ग्लैंड होती हैं, और इसकी हम स्किन की बात करें, इसकी लेयर की बात करें तो इनमें यहाँ पर 3 मसल्स, 3 आपकी लेयर पाई जाती हैं। तो भी हम इसका एनाटॉमी, देन हम फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसमें क्या होता है? सिलेंड्रिकल ऑर्गन होता है, जो कि कंसिस्ट होता है आपका किससे? बॉडी, ग्लैंड्स और रूट। 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है, बॉडी, रूट और आपका
बॉडी रूट और आपका बॉडी और रूट है ना, और ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। और इसमें यदि लेयर की बात की जाए तो इसमें 3 लेयर होती है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका कैर्बिनोसा और ट्यूनिका कॉर्पस स्पॉन्जिसम। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, कॉर्पोरा कार्बिनोसा और आपके आ जाती है कॉर्पोसम स्पॉन्जिसम, कॉर्पस स्पॉन्जिसम। राइट, तो हम देख लेते हैं आपके पेनिस को। तो ऊपर वाला जो इसका पार्ट होता है, आप यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो देखेंगे, ये क्या होता है इसका बेटा, रूट होता है। रूट मतलब इसकी जस्ट स्टार्टिंग है इसका। रूट को हम हिंदी में बोलते हैं जड़, है ना। तो इसका स्टार्टिंग ही पॉइंट होता है जहाँ से इसका ओरिजिन होता है। फिर आ जाता है आपका नीचे की तरफ, आप थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर आपकी एक रेड कलर की जो आपको दिख रही है, ये होती है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है आपकी, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये रेड कलर की। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पर आपको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड देखेगी, इट इज द लोकेटेड जस्ट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। देन आता है आपका कॉर्पस स्पॉन्जिसम। कॉर्पस स्पॉन्जिसम क्या होती है, इसकी मसल्स होती है, इसकी लेयर होती है जो कि आपकी इंटरनल होती है। आपके ब्लैक कलर की लाइनिंग देख रहे हैं, उसको हमने क्या नाम दिया, कॉर्पस स्पॉन्जिसम। फिर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपका आएगा कॉर्पोरा कैबरनोसा, जो कि इससे आउटर वाली लेयर होती है, आउटर वाली मसल्स होती है किसके, कॉर्पस स्पॉन्जिसम के बाद वाली सेकेंडरी जो होती है वो होती है आपकी कॉर्पोरा कैबरनोसा, है ना। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, इसके बाद फिर आप नीचे आएंगे, इसमें आपकी एक यूरेथ्रा होती है, एक ट्यूब होती है, एक डक्ट होती है जो कि आपके आपके यूरिन को और आपके सीमन को क्या करती है, इचेकुलेट करती, बाहर एक्सक्रीट आउट करती। इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपकी स्पंजी पेनाइल यूरेथ्रा। इस इधर आके क्या हो जाती है, स्पंजी हो जाती है, पेनाइल रीजन पे आ गई, इसके लिए हमने इसको क्या नाम दिया, स्पंजी या पेनाइल यूरेथ्रा। राइट, फिर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, आपको एक दिखता है, एक आपको थोड़ा सा एनलार्ज दिखेगा, थोड़ा सा लार्ज आपको पार्ट दिखेगा, राउंड सर्कल में दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स ऑफ द पेनिस। राइट, ये रेड रेड हम इसको इंडिकेट कर लेते हैं, ये क्या होता है आपका ग्लैंड्स ऑफ द पेनिस। ये आपकी एक सेंसिटिव स्किन होती है, ग्लैंड्स ऑफ द पेनिस। उसके बाद आता है फिर प्रीप्यूस, प्रीप्यूस या फोर स्किन। प्रीप्यूस क्या होती है, अब ग्लैंड्स ऑफ पेनिस को प्रोटेक्ट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस से इसके ऊपर क्या होता है, आपकी स्किन पाई जाती है ना। आपकी एक फोर स्किन पाई जाती है जो कि आपकी रिट्रैक्ट करती है, ठीक है, आपकी रिट्रैक्ट करती है और इसको प्रोटेक्ट करती है। जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान ये क्या करती है, आपकी पीछे की तरफ रिट्रैक्ट हो जाती है। इसको स्किन को हम क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस और फोर स्किन। अब इसका एक अच्छा फैक्ट है, अब जो क्या होता है, मुस्लिम कम्युनिटी वगैरह होती है, इसमें जो प्रोफ्यूज होता है, जब बेबी का बर्थ होता है उसके कुछ वीक में या कुछ समय बाद ही इसकी जो फोर स्किन होती है उसको क्या करते हैं, कट आउट करके रिमूव कर देते हैं। इस प्रोसीजर को, इस सर्जरी को मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सर्कमसीजन। क्या बोलते हैं, सर्कमसीजन, सर्कमसीजन। सर्कमसीजन में क्या होता है, जो रिफ्यूज होती है, जो फोर स्किन होती है उसको कट करके रिमूव कर देते हैं। स्पेशली किसमें होता है, मुस्लिम कम्युनिटी में। जब बेबी का जन्म होता है उसी समय बर्थ के टाइम विद इन वीक के अंदर ये प्रोसीजर कर देते हैं ना, क्योंकि बाद में करेंगे तो पेन ज़्यादा होता है। तो उस समय जब आपके स्किन और ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है तब भी इसको कट करके रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, इसका तो बेसिकली ज़्यादा कुछ रोल होता नहीं है, ये आपको क्या करती है, आपके जो आपका ग्लैंड्स होता है उसको प्रोटेक्ट करती है फॉरेन मटेरियल से, है ना, डस्ट पार्टिकल से और फॉरेन बॉडी से, तो उसको प्रोटेक्ट करती है। बाकी का हमने इसका देखा, आपका ये रूट होता है, रूट के बाद नीचे वाला जो पार्ट आ जाता है ये क्या होता है, इसका शाफ्ट होता है। ठीक है, और इसका टर्मिनल एंड पर देखोगे तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखती है, आपको राउंड सर्कल की। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है आपका, इस तरीके की जो आपको स्ट्रक्चर दिखती है आपके पेनिस पर, इसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स, ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। राइट,
इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लैंस ऑफ पेनिस। अब ये थोड़ी सी सेंसिटिव स्किन होती है, और इसके बाद में जो इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, इसी को हम बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है, जो इसको कवर करके रखती है, जो कि आपकी रिट्रैक्ट भी हो जाती है ना। इस स्किन को हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन। फोर स्किन या प्रीप्यूस, फोर स्किन और प्रीप्यूस ना। प्रीप्यूस मेडिकल में उसका नाम है, और इसको जो रिमूव करते हैं कट आउट करके, उस सर्जरी को हम क्या बोलते हैं, सर्कमसीजन, राइट। तो अब इसकी जो बॉडी होती है पेनिस की, आपके थ्री आपकी जो मासेस होती है, मसल्स होती है, टिश्यू होते हैं, उससे मिलकर के बनी हुई होती है। किससे, तीन, जिसमें आपका फर्स्ट आ जाता है कॉर्पस स्पोंजिसम। इसकी जो बॉडी किससे, तीन मास का इसमें फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट आ जाता है कॉर्पस स्पोंजिसम, देन सेकंड आ जाता है आपका कॉर्पोरा कैवर्नोसा, देन थर्ड आ जाती है आपके स्पॉन्जी यूरेथ्रा। कॉर्पस स्पोंजिसम, कॉर्पस स्पोंजिसम, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। कौन सी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब हम एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं, राइट। तो इंटरनल यदि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से देखा जाए तो हमारा जो पेनाइल होता है, पेनिस होता है, कुछ उसमें इस तरीके की डिजाइन होती है। आप ऊपर की जो हम यहाँ पर लेयर देखेंगे, ये होती है आपकी स्किन। इस साइड से आपको दिख रहा होगा प्रॉपर, है ना। ये जो होती है सर्कल हमने देखा, ये होती है आपकी स्किन। इसके बाद आता है आपका इंटरनल की तरफ, ये होता है आपका कॉर्पोरा कैवर्नोसा, है ना। कॉर्पोरा कैवर्नोसा का मास होता है, टिश्यू होता है। फिर आती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या होती है, आपकी इरेक्टाइल बॉडी होती है। इसे यही मसल्स की वजह से आपका जो पेनिस होता है वो इरेक्ट होता है, वो आपका पेनिस जो है वो टाइट होता है ना। तो ये होती है आपकी इरेक्टाइल बॉडी, भी हम इसको कह सकते हैं। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का जो मास होता है, जो टिश्यू होता है, उसमें इरेक्टाइल फाइबर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका नर्व एंडिंग यहाँ पर होता है, और ब्लड वेसल्स का बहुत ज़्यादा एंडिंग होता है। तो जब भी आपको स्टिमुलेट होता है, एराउजल होता है, तो ये आपका कंट्रोल होता है पैराथेटिक नर्वस सिस्टम से। तो जैसे ही इसमें क्या होता है, एराउजल आता है, और एराउजल के समय सेक्सुअल स्टिमुलेट होता है, उत्तेजना आती थी, इरेक्ट हो जाता है, राइट। तो इरेक्ट क्यों, किसी की वजह से होता है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ऑफ इरेक्टाइल बॉडी। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का इसमें मेन रोल होता है। फिर आता है आपका कॉर्पस स्पोंजिसम। कॉर्पस स्पोंजिसम, तो ऐसे करके ये तीन लेयर से होती है। फिर इसमें क्या होती है, डीप आर्टरीज होती है। ये रेड कलर की आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या होती है, डीप आर्टरीज होती है। उसका इधर इधर ये आपकी यूरेथ्रा है, जिससे आपका यूरिन और सीमन पास होता है। फिर आपका डोर्सा बेसल्स एंड नर्व एंडिंग। इस साइड क्या होती है, आपकी नर्व एंडिंग होती है बहुत सारी, और आपकी ब्लड वेसल्स भी यहाँ पर होती है ना। लार्ज अमाउंट में आपके ब्लड वेसल्स और आपको नर्व एंडिंग होती है। तो कभी देखा होगा मूवीज वगैरह में या सीरीज में बताते हैं कि भाई जो बॉयज है, कोई लड़की की या किसी की फाइट चल रही, तो एकदम से लात मारते हैं, उनके जो प्राइवेट पार्ट होता है, पेनिस होता है, वहां पर जाके बहुत एकदम उसको रेडिएटिंग पेन होता है, एकदम असहनीय दर्द होता है। तो क्यों होता है वहां पर इतना ज्यादा दर्द, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा नर्व की और आपकी ब्लड वेसल्स की एंडिंग होती है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा वहां पर एकदम आपका सॉफ्ट ऑर्गन होता है, वहां पर आपको पेन ज्यादा होता है। हाईली मस्कुलर और हाईली वेस्कुलर ऑर्गन होता है, और नर्व की भी एक्सेसिव एंडिंग होती है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है। अदर जगह पे आप इधर मारेंगे तो इतना पेन नहीं होता है। यदि पेनिस पे जो चोट लगेगी, कोई आउटर फोर्स लगेगा, इंजुरी होगी, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है ना। तो ये थोड़ा सा फैक्ट की बातें थी। चलिए, तो इसके बारे में हमने जाना।
नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे आपका इरेक्टाइल क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे प्रियपिस्म क्या होता है और आपका इजैकुलेशन, फिर हम देखेंगे ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी के बारे में। तो इरेक्टाइल क्या होता है, एनलार्जमेंट एंड स्टिफिंग ऑफ द पेनिस, आपके पेनिस का एनलार्ज होना या वो स्टिफ होना, टाइट होना, इसको हम क्या बोलते हैं, इरेक्टाइल ना, इरेक्टाइल मेडिकल में इरेक्टाइल बोलते हैं। Initiate maintaining upon the sexual stimulation, visual, tactile, auditory, olfactory और imaging। अब ये क्या होता है, आपका स्टिमुलेट करता है, जब भी आपको सेक्सुअल एराउजल आता है उस समय क्या होता है, आपका इरेक्ट हो जाता है। अब इरेक्ट होने में कौन कौन सी नर्व का, कौन कौन सी इसका यूज होता है, विजुअल का होता है, टेक्टाइल का होता है, टच करने का, विजुअल का, जब भी हम ऐसा कुछ देखते हैं ना, पोर्नोग्राफी वगैरह देखते हैं, एडल्ट मूवी देखते हैं, तब भी ये विजुअल की वजह से भी टेक्टाइल हो जाता है। दूसरा टेक्टाइल, टेक्टाइल मीन टच करने की वजह से भी ये नर्व होती है, सेंसिटिव होती है, तो उसकी वजह से भी इनमें इरेक्टाइल होता है। फिर आ जाता है आपका देन ऑडिटरी, ऑडिटरी की वजह से भी है ना, कुछ ऐसा ऑडियो क्लिप वगैरह सुनने की वजह से भी इरेक्टाइल इवन हो सकता है। ऑल्फैक्टरी, स्मेल की वजह से भी, और इवन इमेजिन, इमेजिन करने की वजह से, मतलब जस्ट इमेजिन करना है ना, किसी की सेक्सुअल एक्टिविटी को इमेजिन करना, किसी डिफरेंट जेंडर को लेकर, गर्ल्स को लेकर, तब भी ये इरेक्टाइल हो जाता है। तो इसमें हमने किस किस नर्व का रोल देखा, विजुअल का, टैक्टाइल मीन्स टच का, देन हमने देखा ऑडिटरी का, मतलब सुनने की वजह से भी, कुछ वीडियो क्लिप वगैरह सुनने की वजह से है ना, वॉइस सुनने की वजह से, और ऑल्फैक्टरी, स्मेल की वजह से भी इवन ये हो जाता है, और इमेज करने की वजह से, जस्ट एक सोचने की वजह से, राइट। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इरेक्टाइल आपका हो सकता है। ये सब जो कंट्रोल होता है वो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस फाइबर से कंट्रोल होता है। अब ये जो पोर्शन है वो कहाँ से आते हैं फाइबर, आपके सैक्रल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके सैक्रल पोर्शन से ही ये नर्व फाइबर, नर्व की आपकी सप्लाई यहाँ तक होती है। इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में आपका ब्लड का और नर्व सेल का यहाँ पर एंडिंग होती है, इससे आपके क्या होती है, अलग अलग आपकी ब्लड आती है और आपके इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, और बाद में रिलैक्स और आपका कांटेक्ट करने का काम यहाँ पर करते हैं। जब भी क्या होता है, इरेक्शन होता है, तो उस समय क्या होता है, वहां पर आपका ब्लड का सप्लाई एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है। अब एक्सेसिव अमाउंट में जैसे ही ब्लड का सप्लाई होता है, तो आपका जो पेनिस है वो इरेक्ट हो जाता है, टाइट हो जाता है, और धीरे धीरे आपका सेक्सुअल स्टिमुलेशन कम होता है आफ्टर इजैकुलेशन। वहां से जो ब्लड है उसका सप्लाई धीरे धीरे करके कम हो जाता है, तो जैसे ही वहां का सप्लाई कम हुआ, वो वापस से आपका लूज हो जाता है, राइट। तो ये होता है आपका जनरल कंडीशन। अब वो वापस से वहाँ की जो मसल्स है वो क्या होती है, आपकी पेनिस की रिलैक्स हो जाती है, कॉन्टैक्ट होने के बाद वापस से वो रिलैक्स हो जाती है। अब आ जाती है हमारी एक टर्म आता है मेडिकल में, प्रियपिस्म। इसको हम क्या बोलते हैं, रेफर टू द परसिस्टेंट एंड यूजुअल पेनफुल इरेक्शन ऑफ द कॉर्पोरा कैवर्नोसा ऑफ द पेनिस। प्रियपिस्म में क्या होता है, आपका परसिस्टेंस यूजुअली पेनफुल इरेक्शन, जब भी आपका पेनिस इरेक्ट होता है, पेनिस आपका टाइट होता है, तो उस समय आपको पेन होता है, आपका पेनफुल इरेक्शन होता है, इसमें आपका हम क्या बोलते हैं, प्रियपिस्म। इट इज नोन एज द प्रियपिस्म। पेनफुल इरेक्शन ऑफ पेनिस, ठीक है, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, प्रियपिस्म, राइट। तो हम यहाँ पर देख रहे थे प्रियपिस्म के बारे में, ये हमारा मेडिकल का टर्म होता है। इसमें क्या होता है, आपका पेनफुल इरेक्शन ऑफ द पेनिस, जो आपका पेनिस होता है उसमें क्या होता है, आपको पेनफुल इरेक्शन होता है, पर ये इन्वॉल्व नहीं होता है कि आपको भाई सेक्सुअल एराउजल नहीं आ रहा है, आपको सेक्सुअल स्टिमुलेट नहीं हो रहा, इससे इसमें कोई भी आपका संबंध नहीं होता है। उत्तेजना, आपको सेक्सुअल एराउजल आता है, आपको एक बिल होता है, राइट। और हम ये नहीं कह सकते कि आप सेक्सुअल एराउजल में कोई डिफिकल्टी हो रही है। सेक्सुअल एराउजल आपको बिल्कुल रहेगा, पर जब आपका पेनिस इरेक्ट होगा, तो जब आपका पेनिस इरेक्ट होगा तो आपको सीवियर वहां पर, या आपको मॉडरेट पेन भी हो सकता है ना, पेनफुल आपका इरेक्शन होता है। इसमें आपकी जो सेक्सुअल डिजायर है और एक्साइटमेंट है, उसमें किसी भी तरीके का आपको इम्पेयरमेंट देखने को नहीं मिलता है, अल्ट्रेशन, राइट।
The condition may last up to the several hours and accompanied by the pain and tenderness. ये कुछ घंटों की हो सकती है जिसमें आपको टेंडरनेस और आपको पेन भी हो सकता है, राइट। Result from the abnormal blood vessels. Result from the blood vessels and nerve ending usually responsible to the medication used the produce erection in the males who otherwise cannot attend them. Other causes include cord disorder, leukemia, sickle cell disease और पेल्विक ट्यूमर। अब ये कब होता है, जब आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट ले रहे हो, कुछ स्प्रे ले रहे हो, कुछ मेडिसिन ले रहे हो, है ना, ड्रग ले रहे हो, जिससे कि आपका पेनिस लॉन्ग टाइम तक इरेक्ट रहे। ऐसी मेडिसिन लेने की वजह से क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका नर्व का और ब्लड वेसल्स का सप्लाई ज़्यादा होता है, तो वो धीरे धीरे करके डैमेज हो जाते हैं। डैमेज इन द सेंस कि वहाँ पर अफेक्ट पड़ता है, तो अफेक्ट करने की वजह से आपका पेनफुल इरेक्शन हो सकता है। तो कभी भी आपको ज़्यादा इरेक्टाइल वाली मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें में से काम तो करती नहीं है, इतना लेने से कोई मतलब नहीं होता है, राइट। उसके बाद आ जाता है आपका अदर कोजेस। अदर में क्या हो सकता है आपका, जैसे कि आपका स्पाइनल कॉर्ड का डिसऑर्डर है वो, तो उसकी वजह से भी आपको पेनफुल इरेक्टाइल हो सकता है। ल्यूकेमिया में भी हो सकता है, सिकल सेल डिसीज में हो सकता है, और पेल्विक ट्यूमर में भी आपको इरेक्टाइल पेनफुल आपका इरेक्शन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आपको हो सकता है, राइट। देन वी आर लर्न अबाउट द इजैकुलेशन। इजैकुलेशन क्या होता है, हम इसके बारे में सीखेंगे। ए पावरफुल रिलीज ऑफ द सीमन फ्रॉम द यूरेथ्रा टू द एक्सटीरियर। इसका टर्म लिख लो, पावरफुल इजैकुलेशन सीमन फ्रॉम द यूरेथ्रा टू एक्सटीरियर। इसमें क्या हो रहा है, आपका एक पावरफुल इजैकुलेशन हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, पावरफुल इजैकुलेशन ऑफ द सीमन। इसका सीमन का आपका पावरफुल इजैकुलेशन होना आपकी यूरेथ्रा से आपकी एक्सटीरियर इन्वायरमेंट में। इस टर्म को हमने क्या बोला, इजैकुलेशन, ओके। ये कंट्रोल किससे होता है, सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स जो होते हैं उससे कोऑर्डिनेट होता है, उससे कंट्रोल होता है आपका। कंट्रोल बाय द सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरी चीज आपका जो स्पाइनल कॉर्ड का लंबर पोर्शन होता है, वहां से इसमें नर्व एंडिंग आती है, वहां से कंट्रोल होता है। अब जब भी क्या होता है आपका यूरिनेशन, जब भी आपका होता है तब आपको स्पर्म नहीं आता है, सीमन नहीं आता है, और जब का सीमन आता है तो आपका क्या होता है, यूरिन नहीं आता है। तो इसमें आपका जो बल्बो यूरेथ्रल आपके बल्ब होते हैं, बल्बो यूरेथ्रल आपके जो मीटस होते हैं वो क्या होते हैं, आपके क्लोज हो जाते हैं ना। जब आपका क्लोज हो जाता है तो वहां से आपका यूरिन नहीं आता है एट द टाइम ऑफ आपका एरोसल। आपका जब इरेक्शन होता है तो आपको सिर्फ क्या होता है, आपका जो सीमन है आपका वही रिलीज होता है। तब आप यूरिन कर रहे होते हैं, तब आपका जो सीमन का और जो बॉल है वो क्लोज रहते हैं, तब एरोसल नहीं होता है, तो आपका यूरिन नहीं आता है ना। दैट इज रीजन बिहाइंड दैट। तो इसकी वजह से क्या होता है, वापस बैकफ्लो भी नहीं होगा। बैकफ्लो नहीं होगा तो आपका जो सीमन है वो यूरेथ्रा में भी नहीं जाएगा। तो आपका जो रूट है, आपका ब्लैडर में नहीं जाएगा, यूरेथ्रा से आपका वापस ही आ जाता है। क्योंकि जो आपके यूरेथ्रा का जो आपका यूरेथ्रा नॉट यूरेथ्रा आपके जो ब्लैडर के बॉल्व होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, राइट। अब एक टर्म आता है आपका दूसरा, टिपिकली दिस लीड टू द डिस्चार्ज ऑफ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सीमन बिफोर इजैकुलेशन। दूसरा वर्ड आता है आपका इमिशन। इमिशन क्या होता है, इमिशन इज द डिस्चार्ज ऑफ द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द सीमन बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन होने से पहले थोड़ा सा आपका स्मॉल अमाउंट में आपके सीमन का इजैकुलेट होना, यूरेथ्रा से आपका बाहर आना, इट इज नोन एज द इमिशन। ना पूरी तरीके से आपका इजैकुलेट नहीं होना सीमन का। सीमन का इजैकुलेट होने से पहले थोड़ा सा आपका जो है सीमन बाहर आना, दिस इज नोन एज इमिशन।
तो ये कब होता है जनरली, ये आपका टिपिकली दिस लीड टू द इमिशन ड्यूरिंग द स्लीप नॉक्चुरल इमिशन। जब आप सोते हैं, आपको सोते समय क्या होता है, सोते समय आपको सपने वगैरह आते हैं ना, और सोते समय जब आप ड्रीम करते हो तब आपको क्या होता है नॉक्चुरल, इसको हम बोलते हैं नॉक्चुरल इमिशन, नॉक्चुरल इमिशन या नाइट फॉल भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, नाइट फॉल है ना। जब सोते समय क्या होना, आपका पूरा तो नहीं है पर थोड़ा सा आपका इजेकुलेट हो जाना है ना, आपके सीमन का, सीमन का एक्सपल्सन होना, एक्सपल्सन बिफोर ejaculation, right? Before ejaculation, it is known as emission. Nocturnal emission. चलिए, तो अभी हम देखते हैं ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। जब आपको मेल में प्यूबर्टी आती है तो वो आपका नर्वस सिस्टम से किस तरीके से हार्मोनल लेवल पर कंट्रोल उसका होता है, इसमें कि आपका टेस्टोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन हार्मोन का रोल होता है, राइट। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं, जस्ट 5-10 मिनट और फिर हम इसको स्टॉप करेंगे। चलिए, तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे ऑनसेट ऑफ द मेल प्यूबर्टी। जब आपको मेल प्यूबर्टी आती है तो आपके हार्मोनल लेवल पर क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिलता है। तो जो यदि प्यूबर्टी की बात की जाए मेल में, तो 13 से 16 साल की एज में आपको मेल प्यूबर्टी आ जाती है। एट द टाइम ऑफ जब आपका जो वॉइस में चेंजेस देखने को मिलता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है ना, आपकी वॉइस थोड़ी सी करकरी हो जाती है ना। उसके बाद आपका हेयर ग्रोथ देखने को मिलता है, आपको बियर्ड देखने को मिलता है, आपके जेनिटल रीजन में हेयर का ग्रोथ होने लगता है, आपका सीमन का आपका बनना फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, थोड़ा सा मस्कुलिन नेचर हो जाता है ना, मेल में फीमेल में भी। तो इस तरीके से इसका क्या होता है, स्पेशली अभी हम मेल की बात कर रहे हैं, मेल में आपका हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाता है, थोड़ा सा बियर्ड आने लगते हैं, आपका आर्मपिट में हेयर ग्रोथ होने लगते हैं, मस्कुलिन नेचर हो जाता है, थोड़ा सा वॉइस चेंज हो जाता है, आपके जेनिटल में आपके हेयर ग्रोथ होने लगता है, आपका पेनिस इरेक्टाइल होने लगता है, आपके हार्मोनल बनने लगते हैं, सेक्सुअल हार्मोन आपके जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो इस समय आपको एज जो होती है आपकी 13 से 16 साल, इसकी जो एज होती है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती कहाँ से होती है, आपके हार्मोन से होती है ना। इसमें हार्मोन आपका प्ले रोल करते हैं, स्पेशली आपका टेस्टोस्टेरोन हो गया है ना, एल्डोस्टेरोन हो गया, गोनेडोट्रोपिन हो गया है ना, एलएच हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, एफएसएच हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये सारी इसमें हार्मोन का रोल होता है, राइट। हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्यूबर्टी। टेस्टोस्टेरोन का मेन रोल होता है आपके प्यूबर्टी को और आपके सेकेंडरी जो ऑर्गन होते हैं उनको ग्रोथ के लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के लिए, जैसे आपका और प्यूबर्टी में जैसे आपका हेयर ग्रोथ होना, वॉइस में आपका चेंजेस होना, आपका है ना, ये सारी चीज़ें आपका फिजिकल लेवल पर जो ग्रोथ होती है वो आपका टेस्टोस्टेरोन का रोल होता है। तो अब ये कंट्रोल कहाँ से होता है, हमारे माइंड में ये कंट्रोल होता है आपके हाइपोथैलेमस से, जो कि आपके ब्रेन का रीजन होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एक हार्मोन का रिलीज करता है जो होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ रिलीज करता है, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी में रिलीज करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोप हार्मोन रिलीज होता है जो है आपका एफएसएच और एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपके ल्यूटिनाइज करते हैं और आपके जो फॉलिकल होते हैं उनको और स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो और ज़्यादा आपके सेल्स को ग्रोथ करें और आपके स्पर्म को फॉर्म करें, राइट। तो अब ये कहाँ पर आ जाता है, इसमें कुछ रिसेप्टर होते हैं, माइनस प्लस का जो हमने दिखाया वो रिसेप्टर होते हैं। ये कहाँ आते हैं, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आ जाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जैसे ही रिलीज होता है तो आपका एफएचएस हार्मोन रिलीज हो जाते हैं और ज़्यादा फॉलिकल्स बनाते हैं और ज़्यादा आपके
आपका क्या करते हैं, सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे देखा होगा जब प्रेगनेंसी होती तो हम उनको FHS का जो रहता है डोज देते, इंजेक्शन देते हैं, तो वो फॉलिकल को और ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, वो और ज़्यादा फॉलिकल को, अंडाणु को रिलीज करता है ना। ऐसे इसमें क्या करता है, शुक्राणु को रिलीज करता है, राइट। तो ये हमने स्ट्रक्चर पहले ही समझ चुके हैं आपका टेस्टिस का, ये यहाँ से होता है। फिर आ जाता है आपका इंटरस्टिशियल लाइडिंग सेल। ये किससे कंट्रोल होता है, आपके टेस्टोस्टेरोन से। टेस्टोस्टेरोन का जनरेट, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है किससे, इंटरस्टिशियल लाइडिंग सेल से। ये आपके कहाँ पर होते हैं, आपने देखा कि आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो आपकी डक्ट होती, ट्यूब्यूल होती, उसके अंदर ये होते हैं, वहाँ पर इनका प्रोडक्शन होता है। इनको हम अनदर बोल सकते हैं टेस्टोस्टेरोन, है ना, इंटरस्टिशियल लाइडिंग सेल्स। ये कहाँ पर बनते हैं, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये आपके कनेक्टेड होते हैं किससे, स्पर्मेटिड से। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने प्रोसेस देखी थी, स्पर्मेटिड आपके 4 सेल वहाँ पर बन रहे थे, है ना। स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनियम की प्रोसेस में स्पर्मेटिड जो सेल्स बनते हैं, सेल्स बनने के बाद ये क्या होता है आपका, आपके जो स्पर्म होते हैं पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं, पूरी तरीके से मैच्योर होकर रेडी होते हैं आपके इपिडिडाइमिस में। और इपिडिडाइमिस से आपके जो बास डिफरेंस होती है, इससे इजैकुलेट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी होते हैं। अब होता क्या है, कई बार हम एक आपका हार्मोन होता है इनहिबिन हार्मोन, है ना। FHS किसको स्टिमुलेट करता है, सर्टोली सेल को। सर्टोली सेल क्या होते हैं, प्राइमरी सेल होते हैं जो आपके स्पर्म को जनरेट करते हैं, आपको नरिश करते हैं, उनको हेल्दी करते हैं, उनको मोटाइल के लिए रेडी करते हैं। सर्टोली, सेल्स ऑफ सर्टोली, इनको हम नर्सिंग या नर्सिंग सेल, नरिशिंग सेल भी बोलते हैं, है ना। ये आपके प्राइमरी यहाँ से इनका जनरेट होना, इनका फॉर्मेशन होना होता है सर्टोली सेल से। और आपका सर्टोली सेल इनहिबिन। अब दूसरी हार्मोन क्या होता है आपका, एक इनहिबिन भी होता है। इनहिबिन क्या होता है, जब जैसे आपका क्या रहता है 7 डेज तक वहाँ पर मैच्योर हुआ आपका सीमन, और सीमन आपने इजेकुलेट नहीं किया, आपका सीमन आपके पेनिस से बाहर नहीं निकला, इजेकुलेट नहीं हुआ सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, या हम मास्टरबेशन की जो प्रैक्टिस करते उससे आपने इजेकुलेट नहीं किया, तो अब ये तो हार्मोन तो रिलीज हो रहा है, और हार्मोन रिलीज हो रहा है तो आपका प्रोडक्शन इसका होता जाएगा, आपके सीमन का और स्पर्म का। तो ये क्या करता है, एक इनहिबिन हार्मोन होता है, वापस से हार्मोन जाता है आपके ब्रेन में और उसको मैसेज देता है कि भाई अभी इसकी सफिशिएंट इतना नहीं है, अभी आप इसको और रिलीज मत करो। तो ये रिलीज नहीं करता है, वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, है ना। तो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और इसका जो आपका रिलीजिंग जो कर रहा था उसको इनहिबिन, मतलब उसको इनहिबिट करना, उसको स्टॉप करना। तो जैसे ही आपका इनहिबिन हार्मोन रिलीज होने लगता है, इसका फॉर्मेशन, प्रोडक्शन कम हो जाता है ना। तो और यदि प्रोडक्शन होता रहता है तो फिर हमने देखा कि आपका ये नाइट फॉल वगैरह होता है ना, इमिसिस हो जाता है। तो ये रीज़न भी एक हो सकता है इसके पीछे भी, कि यदि ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करना, इजैकुलेट भी करना होता है ना। तो हम ये प्रैक्टिस करते हैं स्पेशली बॉयज़ में, मास्टरबेशन की प्रैक्टिस। तो 15 डेज में या आपका 7 डेज में एक बार, मतलब एक नॉर्मल होता है। पर यदि इससे ज़्यादा एक्सेसिव करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है, आपको हार्मोनल और आपको जनरल वीकनेस वगैरह एनी अदर प्रॉब्लम आपको कॉज हो सकती है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, राइट। तो ये हमने इसके बारे में देखा, कौन कौन से यहाँ पर आपके हार्मोन होते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका हाइपोथैलेमस से जो रिलीज होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। फिर आता है आपका LH जो कि होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH होता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, GnRH। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर LH कौन सा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। FHS फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FHS फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मैंने बता ही दिया। फिर इनहिबिन, ये आपका इनहिबिट करता है, यदि ज़्यादा आपका सिक्रेशन हो गया, ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो उसको ये स्टॉप करता है, उसको रोक देता है प्रोडक्शन को, फर्दर अभी स्पर्म का, सीमन का प्रोडक्शन को स्टॉप करो, है ना, यदि वो यूज़ नहीं हो रहा है तो।
दूसरा आता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन राइट। तो ये इतने हार्मोन होते हैं, इनका रोल होता है, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन का होता है आपके सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन को डेवलप करने में, सेकेंडरी आपके कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने में, जैसे मस्कुलिन नेचर हो गया, बियर्ड ग्रोथ हो गया, वॉइस में चेंजेस हो गया, है ना, और आपका सेक्सुअल डिजायर हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, अर्जेंसी हो गया, ये सारी चीज़ों में रोल होता है आपका टेस्टोस्टेरोन का। तो टेस्टोस्टेरोन का जितना ज़्यादा अमाउंट रिलीज होता है उतना ज़्यादा हमारा इससे अफेक्ट पड़ता है ना। बाकी का हमने देखा कि आपका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, LH ल्यूटिनाइजिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फीमेल में स्पेशली इसका ड्रग, इसका मेडिसिन देते हैं ताकि एक्सेसिव फॉलिकल जनरेट हो, अंडाणु जनरेट हो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। चलिए, तो वो प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब। चलिए, तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतने ही, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय, टाटा।